Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty at Abipedia. Very warm welcome all of you in this session। और आज हम जनरल साइंस करेंगे फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। जितने भी एसएससी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे फिर वो CHSL है, MTS है या फिर CGL है, जो भी एग्ज़ाम्स है उन सब के लिए जनरल साइंस कॉमन ही रहती है। ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस होता है उनमें, राइट। तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, राइट। ठीक है जी। तो अभी यहाँ पे बहुत अच्छा एक बम्पर डिस्काउंट के ऊपर फॉर एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 के लिए यहाँ पे हम एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। ओनली एंड ओनली ₹499, राइट। 5000 के अंदर स्टूडेंट आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, CBC और कई जितने भी सीजीएल के अंडर जितनी भी पोस्ट आती हैं उन सब के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड होंगी, PDFs प्रोवाइड होंगी। ये आप शायद में भी नीचे आपको दिखाई ना दे रहा हो। टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर, राइट, सब कुछ यहाँ पे क्या है आपको प्रोवाइड की जाएगी, राइट। सो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप उस लिंक पे जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं फॉर एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2024, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी। और इवन स्टूडेंट आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कुछ समझ में नहीं आया है अभी तक, ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप बस जस्ट हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है जी। ओके, तो टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे? टॉपिक स्टूडेंट हम कवर करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चंस देखने के बाद हम उनकी देखेंगे डिटेल, राइट। डिटेल देखेंगे स्टूडेंट अच्छे से उनकी, राइट। कोई भी क्वेश्चन है उसकी हम डिटेल फॉर्म में डिस्कशन करेंगे। तो इससे स्टूडेंट होगा क्या, इससे आपका एक एक करके जर्नल साइंस का टॉपिक्स जो है वो कवर होते जाएंगे। फिर चाहे फिर वो आपकी बायो है या फिर आपकी केमिस्ट्री है या फिर आपकी फिज़िक्स है, हर चीज़ यहाँ पे क्या होगी स्टूडेंट कवर हो जाएगी, ठीक है। ओके, आज ज़्यादातर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे फटाफट से, राइट। ओके 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 स्टूडेंट, सो लेट्स डिस्कस अवर फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट फटाफट से। क्वेश्चन को पढ़े स्टूडेंट, फिर आंसर करें, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम चेंज करते हैं टू मेज़र द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है गैस का, ठीक है, तो उस चीज़ को मेज़र करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहला है विस्कोमीटर, सेकेंड इज कैलोरीमीटर, टेंसीमीटर, देन इज ऑडीमीटर, ठीक है, ठीक है। यूडीमीटर, यूडियोमीटर, ठीक है, सॉरी यूडियोमीटर। फोर्थ ऑप्शन इज यूडियोमीटर, ठीक है। हाँ जी, तो करेक्ट ऑप्शन बताइए स्टूडेंट। पॉज लेना है फिर आंसर करना है, पहले पॉज लेना है फिर आंसर करना है, ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे ही आंसर कर दो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट डी, हमारा यूडियोमीटर। यूडियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आर मेजरिंग चेंजेस इन volume during the combustion of gases consisting of a graduated tube that is close to one end and has two wires sealed into it between which a spark may be passed, ठीक है। तो वो वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम इसको यूडियोमीटर को यूज़ करते हैं। सो हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड पढ़िए स्टूडेंट। आप सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो फिर आंसर करो, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है फिर आंसर करना है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को रेडी करने के लिए हम कौन सी गैस को यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर पता होगा आपको, कहीं पे भी मान लो स्टेन लग जाए तो उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं, राइट। सो दैट कोई भी अगर कोई स्पॉट लग गया है, कोई भी मतलब दाग लग गया, तो वहाँ पे हम उसको क्लियर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर करते हैं यूज़, ठीक है जी। हाँ जी, तो बताओ फिर कौन सी गैस यूज़ कर देंगे हम प्रिपरेशन करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं। तो बताओ कौन सी गैस यूज़ करते हैं। पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो करेक्ट ऑप्शन इज क्लोरीन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड ऑन ए लार्ज स्केल बाई पासिंग द क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस को पास करते हैं थ्रू ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट, हाइड्रोक्साइड
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर उसके अंदर से स्टूडेंट हम क्लोरीन गैस को पास करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। केमिस्ट्री का बड़ा इंटरेस्टिंग यूज़ है स्टूडेंट लाइफ के अंदर। केमिस्ट्री के बिना तो लाइफ की केमिस्ट्री अधूरी है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है स्टूडेंट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस का क्लोरीन गैस जब हम उसमें से पास करेंगे तब बनेगा। कहता है ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल क्लोरीन विच इज लिबरेटेड व्हेन इट इज ट्रीटेड विद द डाइल्यूट एसिड। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली देन आंसर इट। क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट। कहता है क्वांटिटी ऑफ हीट, कितनी क्वांटिटी चाहिए हमें हीट की रिक्वायर टू चेंज यूनिट मास ऑफ ए सॉलिड, एक सॉलिड मास को चेंज करने में लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट। सी स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास यहाँ पे एक आइस क्यूब है, ठीक है। अब आइस क्यूब क्या है स्टूडेंट्स? एक सॉलिड है, राइट, यस और नो। इसको मेल्ट करने में, मतलब कि लिक्विड बनाने में इसको, ठीक है, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। सब्लिमेशन भी नहीं, वेपराइजेशन भी नहीं, इवेपोरेशन भी नहीं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट to required to convert a unit mass of the solid into liquid without change in the temperature, ठीक है, ओके जी। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको यहाँ पे, लेटेंट वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट छुपी हुई हीट। लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन हीट, हिडन हीट, हिडन हीट। कई बार स्टूडेंट आपने ज़रूर देखा होगा, मान लो गर्मियों के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जब एकदम से बारिश होती है, बारिश होती है हमें बड़ा मज़ा आता है कि यार बारिश होगी, बारिश होगी। फिर जैसे ही बारिश होती है ना, थोड़े टाइम बाद, एग्जैक्ट मतलब थोड़े टाइम बाद, 10-15 मिनट बाद आपको इतनी गर्मी फील होती है। हालांकि सनलाइट नहीं होती, वो क्लाउड के पीछे होती, क्लाउड आगे कवर कर लेती, फिर भी आपको बड़ी गर्मी फील होती। तो जो इवन उसको हम जब मॉनसून आता है ना, उसके बाद आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली सितंबर अक्टूबर के अंदर, इसको अक्टूबर हीट भी कहते हैं, ठीक है। उस टाइम पे ना मतलब टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता, टेम्परेचर 37-38 के करीब ही होता है, बट आपको इतनी गर्मी फील होती है, आपको ऐसा लगता है जैसे 42-45 टेम्परेचर पहुँचाओ, इतनी आपको हीट स्वेटिंग फील होती है। दैट इज़ ड्यू टू लेटेंट हीट, दैट इज़ ड्यू टू द लेटेंट हीट, ठीक है। क्योंकि जब बारिश होती है तो ऊपर क्या है, ऊपर सॉलिडिफिकेशन है, मतलब इवेपोरेट हो के पानी जा रहा है, ठीक है, ऊपर पानी जा रहा है, तो उसके अंदर एक लेटेंट हीट होती है, छुपी हुई हीट होती है। तो जब बारिश मतलब रेनफॉल होती है, तो रेन की फॉर्म में जब वो पानी नीचे आता है, जो हीट है स्टूडेंट, जो एक्स्ट्रा हीट उसने एब्जॉर्ब की थी, उसको वो रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, इसलिए हमें हीटिंग सेंस फील होती है। ओके, सो लेट्स डिस्कस फर्दर। हाँ जी, तो फोर्थ क्वेश्चन को अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए कॉलोइडल सॉल्यूशन देन द लाइट गेट्स व्हाट। कहता है जब एक बीम, लाइट की बीम पास होती है एक कॉलोइडल सॉल्यूशन से, तो लाइट जो है वो क्या करती है, ठीक है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ना है। एब्जॉर्ब हो जाती है, वो स्कैटर्ड हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है, या रिफ्रैक्टेड हो जाती है। तो बताओ फिर, जब एक बीम ऑफ लाइट को हम पास करते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन से, तब लाइट क्या होती है? क्या होती है स्टूडेंट, लाइट बताइए। बताओ लाइट क्या होगी? तो क्या होगी स्टूडेंट? बी। अब क्या होगी वहां पे? स्कैटर होगी, ठीक है। लाइट क्या होगी स्टूडेंट? स्कैटर होगी, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए कॉलोइडल सॉल्यूशन देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड। कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या है? मान लो ये एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स है सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर। मान लो आपने एक पानी लिया, ठीक है, उसके अंदर कुछ घोल दिया आपने,
ठीक है। अब वो जो पार्टिकल है, जब वो उसके ऊपर लाइट पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल वो इस पार्टिकल के ऊपर पड़ी, मैं एक बार कलर चेंज करती हूँ, ठीक है, वो इस पार्टिकल के ऊपर पड़ी, मान लो ये एक पार्टिकल है ना, इसके ऊपर लाइट पड़ी, तो लाइट क्या करेगी, स्कैटर करेगी। लाइट क्या करेगी स्टूडेंट, स्कैटर करेगी, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड, दिस इज नोन एज द टिंडाल इफेक्ट, दिस इज नोन एज द टिंडाल इफेक्ट। कभी स्टूडेंट आपने ज़रूर देखा होगा, जैसे मान लो एक घर है, ठीक है, उसके एक छोटा सा विंडो के अंदर होल है और वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जो है ना वो आ रही है किसकी, लाइट की, ठीक है। अच्छा, आप देखोगे कि वैसे आपको कोई डस्ट नहीं नज़र आ रही रूम के अंदर, कोई डस्ट पार्टिकल नज़र नहीं आ रहा है, ऐसे बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है आपको पूरा रूम, बट जहाँ से वो लाइट आ रही है, वो जो बीम है लाइट की जो वो आ रही है, तो वहाँ पे आप क्या देखोगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स देखोगे, उस लाइट बीम के अंदर आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे सस्पेंडेड फॉर्म में, और वहाँ पे वो बहुत शाइन कर रहे होंगे। हालांकि आपको रूम के अंदर कोई पार्टिकल शाइन करता हुआ नज़र नहीं आएगा, बट उस लाइट, जो लाइट ऑफ बीम ऑफ लाइट है, उसके अंदर जो है वो आपको बहुत सारे पार्टिकल नज़र आ रहे होंगे, ये आपने बड़े बार देखा होगा, है ना। तो उस इफेक्ट को बोलते हैं स्टूडेंट टिंडाल इफेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टिंडाल इफेक्ट। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इमिलेट्स द पाथ ऑफ बीम इन द कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पे। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट। कहता था नाइट्रिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, किस मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट नहीं करती है। हाँ जी, आयरन के साथ करती है, कॉपर के साथ करती है, गोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं करती। गोल्ड जो स्टूडेंट मेटल है ना वो बहुत ही अनरिएक्टिव मेटल है, बड़ी स्टेबल मेटल है, इसीलिए हम उसको इवन ज्वेलरी में भी यूज़ करते हैं, राइट। तो सी ऑप्शन, सिंस गोल्ड इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज एंड लीस्ट रिएक्टिव अमंग, लीस्ट रिएक्टिव है वो अमंग ऑल द मेटल, सो नाइट्रिक एसिड इवन दो बीइंग स्ट्रॉन्ग एसिड and oxidizing agent is not able to react with it, but the mixture of nitric acid and hydrochloric acid taken in ratio of 1:3 can react with the gold। अगर उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी अगर उसको हम रेशो ले लेना 1:3, फिर वो थोड़ा सा रिएक्ट करेगा गोल्ड के साथ, ठीक है। ओके हाँ जी, तो 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम सॉल्ट इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर। कहता कौन सा कैल्शियम सॉल्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम सॉल्ट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करते हैं स्टूडेंट, ऐसा कौन सा कैल्शियम सॉल्ट है, बताओ जी, बताओ बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ, आंसर करो फटाफट से। तो कौन सा होगा स्टूडेंट, बताना मुझे। तो दैट इज ऑप्शन इज बी, दैट इज कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो है वो उसको हम यूज़ करते हैं एज ए फर्टिलाइजर की तरह, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स आर ए फिजिकल कंपाउंड्स गिवन टू प्लांट टू इम्प्रूव द हेल्थ, productivity and appearance. Calcium sulfate is a fertilizer and good for plant, so it is used as fertilizers in the field of agriculture, in the field of agriculture, ठीक है बच्चे, ठीक है जी। तो 7th नंबर क्वेश्चन पढ़ो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ द मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा उन्होंने, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो ना मैं कहती हूँ आप ऐसे 101% श्योर होके जाओ पेपर में कि हाँ ये क्वेश्चन तो करके ही आने हैं। तो मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी किस पे है, सिल्वर पे, किस पे है, सिल्वर पे, ठीक है। सिल्वर की मैक्सिमम कंडक्टिविटी होती है स्टूडेंट थर्मल की, ठीक है। तो द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज ए मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। किसी भी सब्सटेंस की थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है स्टूडेंट कि वो कितना हीट को कंडक्ट करने देती है, मतलब कि कितनी हीट को वो अपने में से पास होने देती है।
ठीक है, जितना ज़्यादा वो हीट को अपने में से पास होने देगी वो एलिमेंट क्या होगी, बेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, फॉलोवर्ड बाय कॉपर, सबसे ऊपर कौन सा है हमारा सिल्वर, दूसरे नंबर पे कॉपर और तीसरे नंबर पे हमारा गोल्ड। ठीक है, गोल्ड है हमारा। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे है हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो आप इसकी सीरीज जरूर याद रखना, सबसे ऊपर हमारा सिल्वर, दूसरे नंबर पे कॉपर, तीसरे नंबर पे गोल्ड और चौथे नंबर पे एल्यूमिनियम। ठीक है बच्चे, ये याद रखना पक्का याद से। ठीक है, कई बार वो सेकंड भी पूछ लेते हैं, थर्ड भी पूछ लेते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो सबसे ज़्यादा, वो फोर्थ नंबर पे है, ऊपर सबसे ऊपर सिल्वर है। ठीक है स्टूडेंट, तो 8th नंबर क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चंस ये जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन कराया, ये वाला क्वेश्चन कराया, ये दोनों ही ना रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होते हैं ये पेपर के अंदर। ठीक है, ड्राई आइस के बारे में क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, तो व्हाट इज ड्राई आइस, क्या है ड्राई आइस, बताओ भाई। सो इट इज़ अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी गैस है, ठीक है, उसको मान लो ये एक कंटेनर है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, इसको मैं एक प्रेशर के साथ जब मैं इसको प्रेस करूँगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट, ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ये सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो हम किसी गैस को स्टूडेंट इवन सॉलिडिफाई भी कर सकते हैं बाय प्रेशर, बाय यूजिंग प्रेशर। ठीक है, आप जब उसके ऊपर प्रेशर लगाते हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, गैस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड के अंदर। ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी, ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस क्या है, एक सॉलिड फॉर्म है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। इट गेट्स दिस नेम बिकॉज इट डज नॉट मेल्ट, ये मेल्ट नहीं होती है स्टूडेंट इनटू ए लिक्विड व्हेन हीटेड, इंस्टेड इट चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस। अगर मान लो आप इसको क्या करो, इसको इसको आप अगर आप इसको हीट करोगे, ड्राई आइस को अगर आप हीट करोगे ना स्टूडेंट, ड्राई आइस जो होती है ना स्टूडेंट, वो डीप रेफ्रिजरेटर्स के अंदर यूज़ की जाती है उसको। ठीक है, तो ड्राई आइस को अगर आप हीट करना शुरू करो तो नॉर्मल जैसे हमारी जो आइस होती है, अगर उसको आप हीट करोगे पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, है ना, वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें उसको हमने बनाया भी तो गैस ही था ना, उसको हमने बनाया भी तो गैस ही था। गैस को हमने प्रेशर, उसको गैस में प्रेशर लगा के उसको डायरेक्टली हमने कन्वर्ट किया था किस में, सॉलिड में, है ना। अब क्या होगा, वो डायरेक्टली गैस सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगी, गैस में ही कन्वर्ट होगी, राइट। सो दैट्स वाई इस प्रोसेस को इवन हम सब्लिमेशन भी कहते हैं। जरूरी नहीं है स्टूडेंट क्वेश्चन जो है वो हमारा ड्राई आइस पे आई, नहीं, क्वेश्चन हमारा सब्लिमेशन पे भी आ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको कि व्हाट इज सब्लिमेशन, सब्लिमेशन पे क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, तो सब्लिमेशन पे क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आप उसमें बता सकते हो कि सब्लिमेशन क्या चीज़ है। सब्लिमेशन मीन्स डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड, या फिर वाइस वर्सा सॉलिड इनटू गैस, दिस इज वी कॉल्ड सब्लिमेशन। इवन आपने एक और होगा नेप्थलीन की बॉल्स देखी होंगी, आपने देखा होगा वॉशरूम के अंदर पड़ी होती हैं, या इवन अपने कपड़ों के अंदर भी उसको रखते हैं ना, अलमीराज के अंदर। आप देखना उनको, वो जो नेप्थलीन्स की बॉल्स होती है ना, आप देखना वो कभी भी लिक्विफाई नहीं होती है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है, आप देखते हो धीरे धीरे वो बॉल्स अपने आप गायब हो जाती हैं। ठीक है, एक्चुअली में कुछ नहीं है, वो जो सॉलिड बॉल्स है ना वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में। ठीक है, सो दिस इज वी कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इसमें आप ना 2 एग्जाम्पल दे सकते हो, नेप्थलीन बॉल्स का भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, राइट, तो वो भी आपका सही आंसर होगा। और अगर आपका ड्राई आइस आ गया तो भी आपका आंसर करेक्ट क्या होगा, सब्लिमेशन। ठीक है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, बस आप उसको एड्रेस कर देना वहाँ पे अच्छे से, राइट। ठीक है बच्चे, सो लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, तो 9th नंबर आप क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे, 9th नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कहता है एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज टू रिमूव कलर मैटर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो स्टूडेंट, थोड़ा सा क्वेश्चन आप समझो इस यहाँ पे ना। कहता है एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज टू रिमूव कलरिंग मैटर फ्रॉम प्योर सब्सटेंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। कहता है एक्टिवेटेड जो चारकोल है
उसको हम यूज़ करते हैं कलरिंग मैटर को रिमूव करने के लिए, किस में से, प्योर सब्सटेंस में से। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टूडेंट एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन मैं आपको ना सिंपल तरीके से समझाती हूँ कि एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क होता है। एब्जॉर्प्शन का आप एक एग्जांपल लो, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी और वहीं से आप बस समझ जाना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन और एक हमारा है एड्जॉर्प्शन, ये वाला, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मान लो आप एक टिश्यू पेपर लो और ये आपके पास एक इंक है, ठीक है। टिश्यू पेपर को आप क्या करो, इस इंक के अंदर क्या कर दो, डिप कर दो। आप देखोगे कि पूरे का पूरा टिश्यू पेपर अंदर तक जो भी उसकी लेयर होगी सारे में वो इंक जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एड्जॉर्प्शन क्या है, मान लो आप एक टुकड़ा ले लो उसका मेरे को अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल जैसे हम टीवी वगैरह नहीं जिसमें पैक हुआ आता, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सॉरी स्टूडेंट मैं आई एम फॉरगेट, ठीक है। तो उस टुकड़े को क्या करो स्टूडेंट, अब जब आप इस इंक के सोल्यूशन में आप डिप करोगे तो अंदर वाला साइड नहीं उसका गीला होगा, मतलब जब उसको अगर तोड़ के देखो तो उसके अंदर तक इंक नहीं जाएगी, उसके बाहर बार, उस टुकड़े के बाहर बार क्या होगी, सरफेस के ऊपर इंक एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाहर बार सरफेस के बाहर बाहर इंक जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। उस चीज़ को हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एड्जॉर्प्शन। समझ में आया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो चीज़ जिसको हमने एब्जॉर्ब करवाना है वो अंदर तक उस चीज़ के एब्जॉर्ब होगी। फॉर एग्जांपल कॉटन हो गया या टिश्यू पेपर हो गया, वो उसके अंदर की लेयर तक भी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। एड्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि सिर्फ बाहर बाहर वाली लेयर है, जिस भी टुकड़े को मान लो आपने लिया उसके बाहर बाहर वाली लेयर ने एब्जॉर्प्शन की, उसको मतलब एब्जॉर्ब किया, देन वी कॉल्ड इट एज द एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एक्टिवेटेड चारकोल जो है ना वो एड्जॉर्प्शन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे देखो करेक्ट ऑप्शन इज एड्जॉर्प्शन, ठीक है। एड्जॉर्प्शन इज द एडहेशन ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल फ्रॉम ए गैस, लिक्विड्स, डिसॉल्व सॉलिड टू ए सरफेस, टू ए सॉलिड सरफेस, ठीक है। आप इसको पढ़ लो, वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई बस वही चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है जी, ठीक है बच्चे। सो लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, 10th नंबर क्वेश्चन देखो आप, कहता है बायोगैस पे क्वेश्चन है। बायोगैस विच इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस इज ए मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपोनेंट। दो कंपोनेंट पे इसने पूछा हुआ है कि उसमें दो कंपोनेंट बताइए कौन कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन है, कहता है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कहता है मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा आइसोब्यूटेन एंड प्रोपेन, चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वही मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है, बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन ऑल्सो नोन एज मार्श गैस और नेचुरल गैस, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इट इज ए रिन्यूएबल फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेस्ट ट्रीटमेंट एंड यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कुकिंग, ठीक है। बायोगैस स्टूडेंट सिंपल होता है, इसको हम गोबर गैस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैटल का जो वेस्ट होता है उसको रखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होती है स्टूडेंट, फर्मेंटेशन होती है, जिसकी वजह से जो मीथेन गैस है उसको हम एक पाइप से अलग कर लेते हैं, ठीक है, और उसको हम अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं फॉर द कुकिंग पर्पज़। और जो भी इसमें वेस्ट बचेगा उसको हम सलरी कहते हैं स्टूडेंट, उस वेस्ट को हम सलरी कहते हैं, ठीक है। इस सलरी को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए फर्टिलाइज़र, और बहुत ही रिच एक फर्टिलाइज़र होता है, ठीक है। इसको हम जब खेतों में यूज़ करते हैं तो हमारी सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ती है, ठीक है जी, ओके। तो 11th नंबर क्वेश्चन पढ़ो, कहता द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड वेरीज विद द वेरिएशन इन व्हाट। कहता बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड वेरी करता है, किसकी वजह से वेरी करता है, प्रेशर की वजह से वेरी करता है। आप देखो अगर आप माउंटेन्स में जाते हो तो वहाँ पे ज़्यादातर आप देखोगे कि लोग जो है ना वो प्रेशर कुकर का यूज़ ज़्यादा करते हैं चीज़ों को पकाने के लिए। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर का है वो कम है स्टूडेंट, ठीक है। वो क्या है, वहाँ पे जाके कम है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो प्रेशर कम होता जाता है ना। तो प्रेशर कम होता जाता है तो वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, जिसकी वजह से खाना जो है वो बॉयल तो पहले ही हो जाता है लेकिन वो पकता नहीं है, ठीक है। अगर मान लो जैसे राइस पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में एक फैक्ट भी दिया हुआ है कि राइस जो है वो ऊपर जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो वो बॉयल तो कर जाते हैं लेकिन वो पकते नहीं है ना, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है वहाँ पे, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन इज दैट। द बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर है जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इक्वल टू प्रेशर सराउंडिंग द लिक्विड। जब प्रेशर इक्वल हो जाता है
The liquid changes into vapor. The boiling point of a liquid varies depending upon the surrounding environment pressure. Environmental pressure. ठीक है जी? ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहाँ पे ओवर कर रही हूँ. बट बिफोर दैट, सी हियर स्टूडेंट, आपको लीव नहीं करना है यहाँ पे. ठीक है, पहले आप एक चीज़ को समझिए, उसके बाद आप लीव करना. सी हियर स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करनी है तो आप क्या करो, अभी पीडिया पे जाओ. ठीक है, अभी पीडिया पे जाने के बाद स्टूडेंट, 1 सेकेंड, क्या हो गया, 1 सेकेंड, मैं न्यू साइट खोल लेती हूँ यहाँ पे. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, आपको चूज़ एग्ज़ाम करना है. चूज़ एग्ज़ाम करोगे तो जिस भी एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करनी है उसको आप फिल करना है यहाँ पे. ठीक है, ये आज हट नहीं रहा है यहाँ पे. ठीक है, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं इसको. ठीक है, आप होम पे चलो. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. तो यहाँ पे आप जो है ना वो किसी भी कोर्स की क्या कर सकते हो, यहाँ पे तैयारी कर सकते हो. ठीक है, चूज़ एग्ज़ाम पे जाना है और फिर जाके वहाँ पे क्या करना है, आपको कोई भी जिस भी एग्ज़ाम के लिए आपको रेडी करना है, चाहे फिर वो SSC है, UPSC है, किसी के लिए भी, तो वहाँ पे आप क्लिक करके फिर आप यहाँ पे नंबर रजिस्टर कर सकते हैं 10 डिजिट का. और फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप किसी भी कोर्स को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ मैं लेक्चर कर रही हूँ यहाँ पे ओवर. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे.